हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड 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 मॉर्निंग 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 मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। सभी को गुड वॉइस मॉर्निंग क्लियर मैम। है? मैम। वॉइस क्लियर है सभी को मेरी? यस मैम। यस। अभी को बाकी क्लास में ज्वाइन करने के लिए भी ज्वाइन करना है बच्चे के लिए। ठीक है, 2-4 मिनट वेट करते हैं, अटेंडेंस एक बार ले लेंगे। लास्ट टाइम पे आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल डिस्कस हुआ था। 2-4 टॉपिक्स हो चुके थे, तो आप लोग को रिवाइज कुछ कराना है इसमें? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ मैं फिर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लास्ट क्लास से रिलेटेड आप लोगों को? नो मैम। नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। तो अगर मैं पूछूंगी तो आपको आंसर भी आना चाहिए, फिर हिसाब से तो सब कुछ आता ही है आप लोगों को, तो आंसर आने चाहिए सारे फिर। Excuse me, ma'am. हाँ, हाँ। Ma'am, in internal analysis, please explain qualitative. इंटरनल एनालिसिस में क्वालिटेटिव Ma'am, डिस्कस नहीं किया था कल टॉपिक? qualitative. ये कल डिस्कस तो हुआ ही नहीं टॉपिक का यार। कल मैंने तो सिर्फ 2-3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। वीआरआईओ फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ है अभी, वैल्यूएशन एनालिसिस डिस्कस हुई है। बाकी तो डिस्कशन किया ही नहीं मैंने इसके आगे। ये तो मैंने बिल्कुल डिस्कस किया, किसी को नहीं आता होगा शायद क्लास में आपके। हाँ, रितिका, अभी सिर्फ आपका वीआरआईओ फ्रेमवर्क डिस्कस किया मैंने, वैल्यूएशन एनालिसिस डिस्कस की। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पार्ट डिस्कस ही नहीं हुआ है अभी बिल्कुल क्लास में। किसी को लगता है डिस्कस हुआ टॉपिक अभी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस? खुशी, वर्तिका, शिवांगी, टॉपिक डिस्कस हुए हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? आप लोग प्रेजेंट भी हैं और सब चले गए फिर से? अच्छा रितिका, आप बताइए, डिस्कस हुआ है कल क्लास में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? Ma'am, quantitative थोड़ा सा हुआ था. क्वालिटेटिव बिल्कुल नहीं हुआ होगा ना? ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। जो इतना पढ़ा है उतना बताइए, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? जितना मैंने अभी डिस्कस किया लास्ट टाइम पर, वो तो मैं आगे Ma'am, in डिस्कस करूंगी। VRIO framework, हम्म। valuable portion explain. अच्छा, और कोई प्रॉब्लम किसी को? और सबको सब कुछ आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं रिवीजन करा दूंगी थोड़ा सा शॉर्ट में। आदर्श गौतम, प्रेजेंट मैम। आदर्श, अमन कुमार, अमन कुमार, प्रेजेंट मैम। अंबानी गुप्ता, अंबानी, अनुज कुमार, प्रेजेंट मैम। अन्वेषा, प्रेजेंट मैम। अर्निका, प्रेजेंट मैम। हर्ष, प्रेजेंट मैम। कशिश, प्रेजेंट मैम। खुशी, प्रेजेंट मैम। क्षितिज, मनप्रीत, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नबील, प्रेजेंट मैम। नंदिनी, प्रेजेंट मैम। प्रशांत, प्रेजेंट मैम। रितिका, Present, ma'am. सहज, प्रेजेंट मैम। सानिया, यस मैम। शुभांगी, शिभांगी, प्रेजेंट मैम। शिखा, शिवानी, श्रेया, प्रेजेंट मैम। श्याम, प्रेजेंट मैम। स्वाति, प्रेजेंट मैम। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। वर्तिका, प्रेजेंट मैम। यशी। प्रेजेंट मैम। सिर्फ वीआरआईओ फ्रेमवर्क डिवाइस कराना है, कोई और टॉपिक रिवाइज कराना है आप लोग का? सिर्फ वीआरआईओ कराना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार रिवीजन शॉर्ट करा देती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम पे टॉपिक डिस्कस हुआ था आपका ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। जैसे आपका एम्प्लॉयज अप्रेजल होता है, उसी तरह से होता है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। हाँ, हाँ। मैम अटेंडेंस नहीं लगी है मेरी। क्या आपने बाद में ज्वाइन किया? अटेंडेंस आपकी काउंट होगी। अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड तो आ ही रहा है ना कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं इसलिए अटेंडेंस लेती हूँ कि आप एक्टिव मोड में रहो। क्लास में क्या हो रहा है आप सुनिए, इसलिए मैं अटेंडेंस लेती हूँ। इससे पता भी हो जाता है कितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट हैं, और कितने एब्सेंट हो गए, गायब हो गए। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं, अटेंडेंस हो गई है। लास्ट टाइम पे क्या डिस्कस हुआ था? ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल।
जैसे आपका एम्प्लॉयज अप्रेजल होता है फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल होता है। इसमें होता क्या है, जो भी मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मुलेट किए हैं उससे वो कितना फुलफिल कर रहा है, अपने गोल्स को कितना अचीव कर पा रहा है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं। बेसिकली मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, इंटरनल एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। अगर नोट नहीं किया कर सकते हैं, वैसे मैं नोट्स दे दूंगी जल्दी ही। इन द केस ऑफ इंटरनल एनालिसिस, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है वो इंटरनली वर्क करेगा, इंटरनल एनालिसिस करेगा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं इंटरनल एनालिसिस के। फर्स्ट वन इज VRIO फ्रेमवर्क, सेकंड इज वैल्यू चेन एनालिसिस, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फोर्थ इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, सबको इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसमें? नहीं No, प्रॉब्लम, ma'am. चलिए No, ठीक ma'am. है। फर्स्ट वन इज VRIO फ्रेमवर्क। V फॉर वैल्यूएबल, जिसने अटेंड नहीं की थी क्लास लास्ट टाइम पे आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो। R फॉर रेयर, I फॉर इनिमिटेबल, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूसेज। 4 पॉइंट्स मेन पॉइंट है। वैल्यूएबल मीन्स क्या होगा कि जो रेवेन्यू जनरेट करनी है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, क्रॉस रिडक्शन करना है, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज करनी है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे वैल्यूएबल एनालिसिस के केस में, वैल्यूएबल फ्रेमवर्क के केस में। जनरली होता क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज possessed by firm that help it to generate revenues by capitalizing opportunities and to reduce cost by neutralizing threats। अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, ग्रैब करना है, थ्रेट्स को रिड्यूस करना है, न्यूट्रलाइज करना है। दो मेन पॉइंट्स इस केस में हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? क्या क्या होगा वैल्यूएबल के केस में? अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, मॉडिफाई करना है, इंप्रूव करना है, एंड रिडक्शन ऑफ एंड न्यूट्रलाइजिंग ऑफ थ्रेट्स। जितने भी थ्रेट्स है, मार्केट थ्रेट्स है, उनको न्यूट्रलाइज करना है, रिड्यूस करना है। क्लियर है सबको इतना? रितिका आपने शायद क्वेश्चन पूछा था। Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. इसमें कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस द कॉस्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स, दो मेन पॉइंट्स हैं। इन दोनों ही केसेस से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आप फ्रेंडली रिलेशनशिप रख रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे क्या होता है, उसको सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्री को, आपके लिए गवर्नमेंट हेल्पफुल हो जाती है आपके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। डिफरेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है वो आपके अकॉर्डिंग बनाने लगती है, ऐसा प्रैक्टिकल होता है, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको एग्जांपल याद हो, शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल किसी ने लिया था, तो एग्जांपल इसमें फिट हो जाएगा। सेकंड इज रेयर। रेयर के केस में क्या होता है, जो भी कैपेबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, और जो भी एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो बाकी किसी कंपनी में, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटीज नहीं, एक्सक्लूसिव क्वालिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की, इसको इम्प्रूव करना है या ग्रोन अप करना है। अगर आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है तो आप बाकी सबसे डिफरेंट नहीं हो पाएंगे। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के केस में होता है, जो रेयर बिजनेसेस होते हैं, ये रेयर क्वालिटी या रेयर फीचर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ग्रोन अप करना है, वो आ जाएगा आपका रेयर के अंदर। रेयर के अंदर जितने रेयर बिजनेस होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, या फिर कोई स्पेशल स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड बिजनेस होता है तो वो भी इस केस में आ जाएगा। नेक्स्ट इज इनिमिटेबल। इनिमिटेबल के केस में क्या हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल वर्क होते हैं या वेरी डिफिकल्ट वर्क टास्क होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, इनिमिटेबल के केस में आ जाएंगे। जैसे अगर किसी, जैसे मैंने शायद आपको विजय माल्या का एग्जांपल दिया था कि अगर एक बार ब्रांड इमेज डाउन हो चुकी है, उसे कैसे रीजनरेट करना है, कैसे इंप्रूव करना है ब्रांड इमेज को, वो इस केस में आ जाएगा, इनिमिटेबल के केस में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिक्रिएट द ब्रांड इमेज फॉर विजय माल्या इन द इंडिया। या कोई नया डेवलपमेंट करना है बिजनेस का, या कोई एक्सटेंशन करना है, एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, वो भी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट इज, और अभी भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए अभी 8 ही मिनट है, ज्वाइन करा लेती हूँ। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूसेज। यूसेज कैसे करना है, जो आप स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बिजनेस प्रोसेसेस है, कंट्रोल सिस्टम है, रिवॉर्ड सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग को, या ये मान सकते हैं कि जो भी वर्क हो रहा है, जो भी कैपेबिलिटीज है, उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस क्या क्या होंगे, कंट्रोलिंग फंक्शन हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम, ये रिवॉर्ड सिस्टम, बिजनेस प्रोसेसेस, ये सारे क्या हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे जो इम्प्रूव करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपेबिलिटी को, या फिर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। क्लियर हो रही मीनिंग सभी को इतनी?
किसी को प्रॉब्लम तो नहीं वीआरआईयू फ्रेमवर्क में? बेटा अभी बता दो, फिर आप लोग कल फिर पूछेंगे। इससे अभी बता दीजिए आप मुझे क्या प्रॉब्लम है। नहीं है? No, ma'am. ठीक। हाँ बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है, चलिए। ये आप कहोगे वीआरआईयू फ्रेमवर्क, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस। सेकंड क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस होता है सेकंड पार्ट। इसमें क्या होता है? चेन्स होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज की चेन होती है, सीरीज होती है, इसलिए इसे बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। किसने दिया था? याद है किसी को किसने ये थ्योरी दी थी वैल्यू चेन एनालिसिस की? मैं बोलती हूँ कि अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लिया करिए जो बता रही हूँ। मैम पॉटर। पोर्टर ने दी थी। चलो किसी को तो याद है कम से कम क्लास में, ठीक है? पोर्टर ने ये स्टडी दी थी, थ्योरी दी थी 1985। इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें होगा क्या? कैसी कैसी एक्टिविटीज होंगी? इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज होती है, वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज होती हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, एक आपके होते हैं सब एक्टिविटीज होंगी और दूसरी क्या होंगी? प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी। सब एक्टिविटीज में क्या क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम पर? कोई एग्जांपल अगर आपको याद हो तो? किसी को याद है कोई एग्जांपल वैल्यू चेन का? सब एक्टिविटीज क्या होती हैं? एनी एग्जांपल, एनी पॉइंट? मैम सप्लायर और ये चलिए थोड़ा पास आ रहे हैं लेकिन सही नहीं बताया आपने भी। और कुछ? मैम ऑपरेशन, मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी? सब एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेकंड इज ऑपरेशंस, थर्ड इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फोर्थ इज मार्केटिंग एंड सेल्स, फिफ्थ इज सर्विस। ये 5 मेन एक्टिविटीज होंगी इन द केस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है? सब एक्टिविटीज है सारी ये। इनबाउंड लॉजिस्टिक के केस में क्या होगा? जितनी भी आपकी रॉ मटेरियल की सप्लाई हो रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको कैसे रिसीव करना है, स्टोर कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है आफ्टर द प्रोडक्शन। सारे स्टेप किस में आएंगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक के केस में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारे फंक्शंस किस में आ जाएंगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक के केस में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को इतना पॉइंट? यस मैम। मींस विद इन ऑर्गेनाइजेशन के हमें क्या क्या फंक्शन यूज करने हैं रिलेटेड टू रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट फिनिश गुड्स, उससे क्या क्या रिलेटेड फंक्शंस होंगे वो इनबाउंड के अंदर आ जाएंगे जो हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करने हैं हैंडल। क्या क्या होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? मटेरियल्स हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग स्टोरिंग करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, कितना हमें रॉ मटेरियल की नीड है, डिमांड कितनी होगी, फ्यूचर में कितनी नीड होगी, सप्लाई कितनी करनी है हमें, सारे फंक्शन आ जाएंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक के केस में। सेकंड क्या होता है? ऑपरेशंस। ऑपरेशन जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग वर्क होते हैं वो सारे ही ऑपरेशंस के केस में आते हैं, चाहे वो आपका मेंटेनिंग हो या फैब्रिकेटिंग, असेंबलिंग, मशीनिंग, जितने भी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्क होते हैं वो सारे ही इस केस में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग भी आ जाएगा, पैकेजिंग हुआ है, अगर पैकेजिंग नहीं हुई गुड्स की दो भी फिनिश गुड्स नहीं माना जाएगा। सारे वर्क रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की रॉ मटेरियल की इनटू फिनिश गुड्स, वो क्या होता है? ऑपरेशंस में आ जाता है, या फिर फाइनल गुड्स प्रिपेयर करने की जो टेक्निक्स होती है वो सारी ऑपरेशन के केस में आ जाती हैं। इसमें फिर से डालती हूँ असेंबलिंग, फैब्रिकेटिंग, मशीनिंग, मेंटेनिंग एंड पैकेजिंग, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। सबको क्लियर है पॉइंट? अच्छा, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग सिलेबस कैसे कवर करेंगे? डेली तो मैं रिपीट कर नहीं रही हूँ, आफ्टर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स आप लोग ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड के केस में क्या होगा? विद इन ऑर्गेनाइजेशन इस केस में नहीं होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो एक्टिविटीज हो रही है वो सारी किस में आ जाएंगी? आउटबाउंड लॉजिस्टिक के केस में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है गुड्स का, वेयर हाउसिंग, अगर कोई अदर स्टोरेज सिस्टम है, अदर स्टोरेज प्लेस है और लोकेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, तो कहाँ स्टोर करना है, या जो होलसेलर्स उन्हें कहाँ सप्लाई करनी है। इस केस में होलसेलर्स का पॉइंट आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक के केस में, जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो होलसेलर्स को सप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। और क्या हो सकता है? ऐसे मटेरियल्स हैंडलिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द होलसेलर्स और टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारे वर्क्स किस में आ जाएंगे? आउटबाउंड लॉजिस्टिक के केस में आ जाएंगे। क्लियर सबको ये पॉइंट? यस मैम।
चलिए आप आंसर नहीं करें, इतनी सेल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग सेल्स में जनरली क्या चाहता है, प्रमोशनल एक्टिविटीज आ जाती हैं कि हमें जो हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया है उसका प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। जनरली मार्केटिंग सेल्स दोनों ही केसेस में होगा, ओल्ड प्रोडक्ट के केस में भी होगा, न्यू में भी न्यू के केस में भी होगा, बट इसमें न्यू का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, ये सारे स्टेप इसमें आ जाएंगे। प्रमोटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, प्राइस, कई सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंडर आ जाएंगे। क्लियर हो गया सबको इतना, मार्केटिंग एंड सेल्स? Yes, ma'am. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है पूछते जाना मुझसे। नेक्स्ट इज सर्विस। सर्विसिंग क्या क्या होती है, फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, कस्टमर ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन। जैसे एग्जांपल दिया होगा शायद आपको, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, इससे अगर आप इसे परचेज करते हैं तो एक इंस्टॉल करने के लिए एक एम्प्लॉय आता है जो इंस्टॉल करता है टीवी या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, या उसे यूज़ कैसे करना है वो बताता है कि आपको इसको, इस मशीन को ऐसे यूज़ करना है। जनरली ऐसा होता है, हर कंपनी में ऐसा होता है, कोई ऐसी स्पेशल कंपनी नहीं होती कि हाँ उस केस में नहीं होता होगा। सारी कंपनीज के केस में ही ऐसा होता है कि अगर आप परचेज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं किसी ऐसे डिवाइसेस की, मशीन की जिसमें हेल्प की रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइप की, तो उस केस में एक हेल्पर या एक एम्प्लॉय आता है जो आपकी मशीन को इंस्टॉल करेगा और आपकी हेल्प करेगा टू यूज दैट मशीन। ये आपका सर्विसिंग के अंदर आता है। एंड एनी टाइप ऑफ रिपेयरिंग, से एसी रिपेयरिंग है या एसी सर्विसिंग होती है, 6 मंथ सर्विसेज होती है, एसी की सर्विसिंग होती है, वो सारे ही इसके अंदर आ जाते हैं। एंड कस्टमर ट्रेनिंग को आगे समझाना कैसे कि कैसे कस्टमर को यूज करना है, पर वो सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर होगी सब एक्टिविटी सारी? Yes, ma'am. नीलेश, क्लास की टाइमिंग क्या है? नीलेश, आपका आंसर करना ना करना इसमें इट मीन से आप एब्सेंट हो चुके हैं क्लास में। तो आप लेट ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आंसर भी नहीं करना होता है। ठीक है, कम टू द टॉपिक। There are mainly 5 sub-activities in value chain analysis. These are inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, and service. सभी को 5 पॉइंट्स क्लियर है? Now come to the next. Yes, ma'am. Now come to the next subtopic, which is primary activities under value chain analysis. What are the primary activities within value chain analysis? There are following activities, for example, firm infrastructure, human resource management, technology development, procurement. These are the basic primary activities within value chain analysis. First is firm infrastructure. ये मैंने डिस्कस किया, कौन आंसर करेगा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर? सब कुछ डिस्कस किया लास्ट टाइम पे। क्या करेंगे फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में? बहुत सा इजी सा पॉइंट है ये, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी को भी आंसर याद नहीं कुछ भी? क्या होगा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर? यशी, वर्तिका? मैम फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में मैम फर्म के लिए हम लोग कैसे फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग को जो जो फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। फॉर जैसे एग्जांपल जैसे जैसे मैम कैपिटल हो गया, पार्टनरशिप जो लेके आ रहे हैं अपनी अपनी पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स जो शेयर कर रहे हैं, और मैम जो बिल्डिंग जो जगह हमें चाहिए अपने वर्क को स्टार्ट करने के लिए मैम वो। और कोई आंसर करेगा? बस यशु का आंसर करना था। चलिए ठीक है, आपने पॉइंट सही बताया। कुछ पॉइंट्स इसमें आपको 1-2 पॉइंट रिमूव भी करने हैं, कुछ ऐड भी करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें करना क्या था फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जितनी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज उनको ग्रैब करना है, थ्रेट्स को रिमूव करना है या न्यूट्रलाइज करना है, प्लस आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। शॉर्ट एनालिसिस होती है वो हम क्या करते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करना है, स्टार्ट करना है या इंडस्ट्री डेवलप करनी है, सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट होता है? शॉर्ट एनालिसिस करना। स्ट्रेंथ क्या क्या होंगी हमारी, वीकनेसेस क्या क्या होने वाली है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या क्या हैं। थ्रेट्स मीन्स जो ऑलरेडी कंपनीज रन कर रही है इन द मार्केट, वो थ्रेट्स हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, कहाँ हमें डेवलप करनी है अपनी इंडस्ट्री, लोकेशन क्या होगी, क्या हमें आइडिया क्या लेना है, किसका बिजनेस करना है, क्या करना है, ये अपॉर्चुनिटीज में आ जाएगा। एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की कौन सा आपका ऐसा पॉइंट होगा जो आपको बाकी कंपनी से डिफरेंट करता है या आपकी पावर को इंक्रीज करेगा, और वीकनेसेस आपकी क्या है, उनको आपको कैसे रिमूव करना है। सबसे पहला पॉइंट होता है शॉर्ट एनालिसिस करना फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप देम।
इतना क्लियर हो गया वो सभी को, जिसके थ्रू क्या करते हैं, सॉर्ट एनालिसिस के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। इसमें आपको क्या क्या फंक्शन आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, सबसे पहला काम तो प्लानिंग हो जाएगा सॉर्ट एनालिसिस के थ्रू कि कहाँ हमें डेवलप करनी है, इंडस्ट्री कैसे डेवलप करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकेंड इज जनरल मैनेजमेंट, अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है सबसे पहले एक कमेटी बनानी होती है, जो जनरल मैनेजमेंट की कंपनी कमेटी बनानी होती है जो जनरल मैनेजमेंट कवर करती है। इसमें सीईओ भी होते हैं, अदर मेंबर्स भी होते हैं, जो पूरा कंपनी मैनेजमेंट का वर्क देखती है। नेक्स्ट इज लीगल सपोर्ट, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, सारे वर्क्स होते हैं लीगल सपोर्ट में। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हमें कहाँ से अपनी फंड को रेज करना है, कैसे हम फंड लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। एंड गवर्नमेंट एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट रिलेशंस, गवर्नमेंट रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ना ही रन कर पाएगी। आप स्टार्ट कर भी ले तो भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया सभी कोई पॉइंट? Yes. मैम लास्ट पॉइंट क्या बताया आपने? लास्ट पॉइंट जी मैम। देखिए अभी मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए, सिर्फ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, जरा सा वेट करिए। इसमें कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था दोनों में से? अभिषेक आप पूछ रहे थे शायद, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या इसमें क्लियर नहीं हुआ था? मैम उज्जवल था। मैम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप कुछ गवर्नमेंट के बारे में बता रहे थे। अच्छा, ये तो भी स्टार्ट ही नहीं किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना। तो इसमें देखिए क्या क्या करना है। ये भी आपका जो टॉपिक हुआ है वो हुआ है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट। इसमें भी क्या क्या होता है फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई सॉर्ट एनालिसिस और टू डू सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस मींस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये 4 पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करना है, वीकनेसेस को कैसे रिमूव करना है, उन पर वर्क कैसे करना है, थ्रेट्स को कैसे न्यूट्रलाइज करना है। थ्रेट्स मींस अदर कंपनीज ऑलरेडी रनिंग इन द मार्केट, एंड अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करना है। ये फिर 4 पॉइंट्स हो जाएंगे फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे प्लानिंग करना है, क्या बिजनेस करना है, कब करना है, लोकेशन क्या होगी, कैसे मैनेज करेंगे। सेकंड इज जनरल मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करना है, इसके लिए कमेटी डेवलप हो जाती है। देन लीगल सपोर्ट, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं है, या फिर अपनी कंपनी को आपको रजिस्टर्ड कराना है या नहीं कराना है, ये आपको आप पर डिपेंड करता है। अगर आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उससे ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। आपकी कंपनी अगर वेल नोन होगी तो आपका मार्केट या बिजनेस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट रिलेशंस, मैनेजिंग गवर्नमेंट रिलेशन इट मीन्स अगर आप गवर्नमेंट से रिलेशन एमिकेबल या फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं तो आपके लिए बिजनेस करना इजी हो जाता है। आप गवर्नमेंट आपके अकॉर्डिंग पॉलिसी जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया गया था रिलायंस इंडस्ट्री का। कोई ना कोई ऐसी कंपनी होती है जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हो जाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली आप लोग देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कंपनीज होती है उससे कोई ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, चाहे वो आपकी अपोजिशन की हो या फिर जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी पार्टीज कोई ना कोई सपोर्ट करती ही है। एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फंड को कैसे रेज करना है, कैपिटल कहाँ से लाएंगे, ये भी आपका फंड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। क्लियर हो गया उज्जवल? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सेकेंड इज HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या फंक्शंस आ जाएंगे, कैसे मैनेज करना है ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। कोई इसमें वर्ड ऐसा जिसकी मीनिंग आपको ना आती हो तो मैं रिवाइज करूँ, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करती हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। कोई वर्ड इसमें जिसकी मीनिंग क्लियर ना हो आप लोगों को? मैम अप्रेजल वाला। अप्रेजल, एम्प्लॉयज अप्रेजल होता है। इसमें होता क्या है कि प्रमोशन करना अगर किसी एम्प्लॉय का, उसके लिए फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉय वर्क कैसा कर रहा है। ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं अप्रेजल के। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के केस में होता है क्या है कि जो रिपोर्ट होती है वो एम्प्लॉय को पता नहीं होती कि मेरी क्या रिपोर्ट मेंटेन हुई है।
इसका दूसरा एग्जांपल से 360 डिग्री अप्रेजल। 360 में क्या होता है, एम्प्लॉयज को पता होता है कि कौन कौन हमारा अप्रेजल कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो उसके सीनियर्स होंगे वो भी अप्रेजल करेंगे, कस्टमर होंगे वो भी अप्रेजल करेंगे, जितने भी उसके कलीग्स होंगे वो भी अप्रेजल करेंगे कि वर्क कैसा कर रहा है। ये जो अप्रेजल होता है वो डिपेंड ऑन योर वर्क होता है कि आप कैसा फीडबैक, कैसा वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आपकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। प्रोसेसिंग भी आ जाएगी, वर्किंग भी आ जाएगी, प्लस आपका बिहेवियर भी आ जाएगा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, योर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका अप्रेजल होगा, जो फीडबैक दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, हर केस में जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेजल किया जाता है, बट कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ पर अप्रेजल का यूज नहीं होता है, या होता है तो इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्लियर होगी मीनिंग अप्रेजल की? यस मैम। कोई प्रॉब्लम और किसी को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन या अदर किसी टॉपिक में, कंपनसेशन में? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट। हाँ, तो प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है? पहले एक नो टॉपिक, मैम। ठीक है, एक टॉपिक आप लोग लेफ्ट आउट हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या वर्क आता है, जितने भी आपके न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं, न्यू टेक्निक्स आती है, जैसे आपका नया कोई मोबाइल लॉन्च किया गया, उसके लिए क्या वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होता है। ये जितनी इंडस्ट्री जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट इंक्लूड होता है वो सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती हैं। या कोई जैसे आपका मैंने वैक्सीनेशन वाला एग्जाम्पल दिया होगा शायद, तो वैक्सीनेशन के केस में भी क्या हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है। से आपकी भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन लॉन्च की, तो उनका काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क है। या जो जितनी फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं उनका मेन वर्क क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होता है। नई मेडिसिन मार्केट में लाना, डेवलप करना, सर्च करना, लैब वर्क करना, सारे वर्क इसमें होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में आते हैं। प्लस इतनी आपकी कोल फील्ड्स होते हैं, माइंस होती हैं, उसमें भी जनरली क्या वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होता है। ये आपका इसरो डीआरडीओ, ये आपने दोनों ही नाम सुने होंगे, इसमें भी क्या वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होता है। सुने नाम सबने इसरो एंड डीआरडीओ के? यस मैम। आईसर, आईसर सुना है? आईसर आपकी बहुत सारे कई जगह पे एस्टेब्लिश है। आईसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, भोपाल में जैसे फॉर एग्जांपल, या बेंगलुरु में है। ये भी क्या काम करता है, रिसर्च का वर्क करता है। इसमें स्टडी होती है, एडमिशन भी होते हैं, बट मेन फोकस किस पर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस होता है। ठीक है, जितनी भी ऐसी इंडस्ट्री होंगी रिसर्च से रिलेटेड होंगी, इससे फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्रीज या फिर फार्मा इंडस्ट्रीज, वो सारी क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क करती हैं। तो ये आपका टेक्नोलॉजी पार्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्रोसेस लॉन्च करनी है, उस केस में आपको डिजाइनिंग वर्क करना होता है, न्यू डिजाइनिंग करनी होती है, वो भी आपका टेक्नोलॉजिकल पार्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट डिजाइनिंग एंड सर्विस प्रोसीजर्स। सर्विंग प्रोसीजर्स, अपने अपने जो प्रोसेसिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं उसमें, वो सारे वर्क भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है सभी को इतना पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वो तो बताते जाइए आप लोग, इससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना जनरेट हो। फिर नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट। आज पूरा आप लोगों ने रिवीजन में टाइम चला गया, आधा घंटा। तो प्रोक्योरमेंट की केस में क्या होता है, कोई आंसर करेगा प्रोक्योरमेंट क्या होता है? मैम प्रोक्योरमेंट इज ऑल अबाउट मतलब रॉ मटेरियल को लेना, रॉ मटेरियल को इनवर्ट मूव कराना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग बाद में करेंगे और उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और इन केस अगर हम कोई प्रोक्योरमेंट इज स्टॉक हमारा लेके आना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टॉक वो किसी भी मैनेजमेंट तरह का हो सकता है, या तो वो रॉ मटेरियल होगा, अगर हम खाली ट्रेडिंग का काम कर, हाँ ठीक है, सही बता रहे हैं आप। स्टॉक मैनेजमेंट का वर्क कह सकते हैं कि कितनी डिमांड, कितना सप्लाई है, और से मैनेज कैसे करना है डिमांड सप्लाई को। रॉ मटेरियल सप्लाई करा रहे हैं तो कितना, कब हमें रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, कितना स्टॉक मार्केट में रिक्वायर है, कितना हमारे पास स्टोर है, ये सब किस में करते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सभी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सबको क्लियर हो गए पॉइंट्स आ रही है? दिव्यांशु अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है? क्लास की टाइमिंग क्या होती है? क्यों दिव्यांशु एब्सेंट हो गए ज्वाइन करके? देखो, पढ़ना ना पढ़ना आप लोग पे डिपेंड करता है। अब आप लोगों ने देखा हो न्यूज़पेपर आज उसमें आ गई है कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं,
तो हो सकता है आप लोग इस बार प्रमोट कर दिया जाए, एग्जाम ना हो, कोई जरूरी नहीं है, बट आपको फिर सेकेंड ईयर में एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम ना हो पढ़ना तो आप लोग को है। अगर ऐसे ही पास हो जाओगे विदाउट एग्जाम तो आप लोग को आगे तो उसका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं करना है ना। और फर्स्ट ईयर वालों के शायद एग्जाम हो रहे हैं, न्यूज आई जितनी, तो इससे आप तो देख लीजिए करना क्या है। अगर इस बार एग्जाम नहीं होते हैं तो सेकेंड ईयर में देना ही पड़ेगा एग्जाम, तो इसलिए ऐसे पढ़ो कि एग्जाम दे पाओ कम से कम अगर होते हैं। और 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट भी हो रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? क्यों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई आप लोग? नहीं पढ़ता कोई न्यूज़पेपर? नहीं पढ़ते तो आज का न्यूज़पेपर पढ़ लेना, ठीक है। 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आप लोग के, अप्रॉक्स 1 मंथ बाकी है बस प्रिपरेशन के लिए। डेट शीट भी आ ही जाएगी उसके पहले अगर होना एग्जाम तो। मैम 1 मंथ में कोर्स खत्म हो जाएगा? अब ये तो देखना पड़ेगा कितना होता है, कितना। मैं तो कर दूंगी खत्म, बहुत कम सिलेबस है आप लोग का, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके घर में आता हो देखा करिए। नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर तो मोबाइल से न्यूज़ देखिए, ठीक है। आज का पढ़ लेना, एग्जाम का लिखा है सब कुछ इसमें, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपके हो गए एक्टिविटीज के, और मेन आप प्राइमरी एक्टिविटीज के। और सब एक्टिविटीज क्या क्या होती है? 5 एक्टिविटीज सब एक्टिविटीज होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत वैल्यू चेन में और बहुत दिया गया है डिस्कशन, बट डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। दैट बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ये रिपीटिशन में, रिवीजन में आधे घंटे चले गए हैं। पूरा डिस्कस करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव में सिंपल ये है कि जो भी हम बेस्ड ऑन नंबर्स है, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स जो भी एनालिसिस होती है वो सारी क्या हो जाती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाती हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ऑपरेशंस या फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की? हम कोई आइडिया है आप लोगों को क्या कैसे करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस? मैम उसके पास कितना कैपिटल है और उसको उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू, उसकी उसका कॉस्ट है, उसकी कैपिटल है, वो सब हम उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है मैम बैलेंस शीट के थ्रू। कितनी पड़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, हाँ ठीक है। शीट और वगैरह ये सब। ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग। इनको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया फाइनेंशियल एनालिसिस को। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, इट एसेसेस लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज एंड एक्टिविटी एक्सपेक्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4-5 मेन पॉइंट है। लिक्विडिटी, कितना फंड फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो कितना है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है विद इन ईयर, लेवरेज, इनपुट आउटपुट रेशियो एंड एक्टिविटी एस्पेक्ट्स, एक्टिविटी कितनी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। 4 पॉइंट्स आपके मेन हो गए जिसे हम एनालाइज करते हैं थ्रू फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। और भी डिफरेंट रेशियोज होते हैं, मेन 4 रेशियो मैंने आपको बता दिए। फिर से सुन लीजिए, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज एंड एक्टिविटी एस्पेक्ट्स, ये आपके मेन 4 पॉइंट्स होते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग strengths and weaknesses and provides valuable data that can be used in an organizational appraisal. इसके थ्रू हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू, और अपने ऑर्गेनाइजेशन पर अप्रेजल के लिए वर्क कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या क्या चेक करना है फाइनेंशियल रेशियो में? लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज एंड एक्टिविटी एस्पेक्ट्स। लिक्विडिटी मीन्स फंड फ्लो या कैश फ्लो कितना है ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लो मीन्स कि इनपुट कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना में प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना हो रहा है विद इन ईयर या विद इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज लेवरेज, इनपुट आउटपुट रेशियो, कितना हम आउटपुट दे रहे हैं, कितना इनपुट कर रहे हैं। लास्ट इज एक्टिविटी एस्पेक्ट्स, एक्टिविटी लेवल कितना है ऑर्गेनाइजेशन में। ये मेन 4 पॉइंट्स होंगे विद इन फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। सभी को क्लियर है पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस, EVA एनालिसिस, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस। It is generally used to determine the wealth of a company, कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है कंपनी में, क्या उसकी वैल्यू है कंपनी की। अगर कोई कंपनी बेच दे रहा है अपनी तो कितनी वैल्यू उसको मिल जाएगी, क्या इस टाइम वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है कंपनी की। ये किससे चेक करते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस से करते हैं। ये किसने दिया था? ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस इज गिवन बाय स्टर्न, स्टीवर्ट एंड कंपनी ऑफ USA।
नोट करना कर सकते हैं आप लोग। ईवी इज गिवन बाय स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी ऑफ यूएसए। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको नोट्स दूंगी तो मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूं या मैं अपने मेरे कुछ नोट्स रखे वो भी दे दूंगी, हैंड राइटिंग समझ में आ जाएगी आप लोग को? यस आ मैम। जाएगी। आ जाएगी, अदरवाइज मैं सॉफ्ट कॉपी दूं फिर आप लोगों को? नहीं आ जाएगी। आ जाएगी, आ मैं जाएगी। देखते हूँ अगर मिल जाती है सॉफ्ट कॉपी नेट पर तो मैं वो दे दूंगी, अदरवाइज मैं अपनी नोट्स। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, ठीक है? अगर मिल जाती है सॉफ्ट कॉपी तो मैं आपको वो दे दूंगी, अदरवाइज फिर अपने नोट्स अगर लगेंगे ठीक है तो वो दे दूंगी फिर, जैसा सही लगेगा। ठीक है, बस हैंड राइटिंग देख लीजिएगा कि हैंड राइटिंग क्लियर हो रही है नहीं हो रही, इतना देख लीजिएगा आप लोग। तो ये आपका होता है इकोनॉमिक वैल्यू एनालिसिस के केस में वेल्थ रिकॉग्नाइज करते हैं कंपनी की वैल्यू कितनी है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट दैट defines profitability in terms of returns on capital above the cost of servicing the capital employed। हमने कितना इन्वेस्ट किया और कितना में रिटर्न मिल रहा है पर ईयर, ये हम चेक करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस में। इसमें हम जनरली कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए एक्स हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, वाई हमें रिटर्न मिला, तो प्रॉफिट कितना होगा फिर? एक्स पॉइंट हमने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है और वाई y माइनस x। कोई और आंसर करेगा इसका? क्या रिटर्न हो रहा है? एक्स इनपुट किया, एक्स इन्वेस्ट किया, वाई रिटर्न आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? क्या प्रॉफिट होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो। y minus x is equal to profit। ये प्रॉफिट होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई और कुछ आंसर करना चाहेगा? सभी लोग यही आंसर इसी से एग्री कर रहे हैं? किसी कोई और आइडिया या सब एग्री कर रहे हैं कि यूजुअल या जिसने मैम उसमें एक्सपेंसेस भी तो लेस होंगे एक्सपेंसेस? मैम y माइनस x के बाद जो उसमें डिफरेंस एक्सपेंसेस भी तो लेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैम ठीक है, आपके सर्विस आंसर। चार्जेस। हाँ बताती हूँ मैं। कॉस्ट जो आएगी हमारा जो हाँ बताइए। देखिए होता क्या है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आपका वाई माइनस एक्स तो हो रहा है, प्लस और क्या माइनस इसमें होगा? जो टैक्सेस आप पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स हो गया, या आपके अदर बिल्स होते हैं, या गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी होती है, वो सारे क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, फिर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सिर्फ वाई माइनस एक्स से नहीं हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर हो रही है मेरी सभी को इतनी? क्लियर है सबको? क्या क्या होगा? जो हमारा रिटर्न आ रहा है, रिटर्न माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस, बिल्स बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आते हैं, ठीक है? वाटर टैक्स हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जितनी भी चीजें होंगी सारी माइनस हो जाएंगी, फिर आपका प्रॉफिट बचेगा। ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे सिर्फ बाय माइनस कर दिया प्रॉफिट आ गया, सारे अदर जितने पॉइंट्स उनको भी चेक करना पड़ेगा कितना कहाँ हमारा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, एबीसी का अकाउंटिंग, एबीसी एनालिसिस, ठीक है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें क्या करेंगे? अब एक्टिविटी बेस्ड है तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे हमें कॉस्ट एक्स्ट्रा जहाँ पे कर रहे हैं। हमारा एम्प्लॉयज का फील्ड है या हमारा प्रोडक्शन का फील्ड है, कहाँ हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो रहा है या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हमें उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर से एक बार बता देती हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या क्या होता है। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, सेकंड इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस, थर्ड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस। अब इसमें क्या होगा? नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या कर सकते हैं? नॉन फाइनेंशियल के केस में हम लोग क्या डिस्कस करें? क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल तो हो गया, बचा नॉन फाइनेंशियल, उसमें क्या डिस्कस करेंगे, क्या चेक करेंगे? गुडविल गुडविल
गुडविल की का एस्टिमेशन करेंगे ना टाइम टू टाइम कि हम हम लोग वो पहले क्वेश्चन सुनिए राशि, 2 मिनट। एप्रिसिएशन राशि 2 मिनट्स। राशि देखिए टॉपिक क्या चल रहा है आपका, टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है। उसका फर्स्ट पार्ट था आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। सेकंड पार्ट इज नॉन फाइनेंशियल। अब बताइए कि आंसर क्या होगा। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या इसमें आ जाएगा, अब बताइए। मैम चैरिटी आ सकती है क्या? फाइनेंशियल है चैरिटी, ये तो फाइनेंशियल हो जाएगी ना। नॉन फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, नॉन फाइनेंशियल पूछ रही हूँ मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं पूछ रही जिसमें प्रमोशंस। हाँ प्रमोशंस। प्रमोशन, प्रमोशन कैसे हो जाएगा। हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है और कोई एनालिसिस नहीं करनी है, क्वांटिटेटिव मैम एनालिसिस। कहाँ पे हमारे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, और जहाँ पे कम हो रहे हैं वहाँ पे और और क्या हो सकता है। ठीक है, आपने ट्राई किया, सही ट्राई है। बाकी फाइनेंशियल का कोई भी पॉइंट्स में नहीं आएगा। यहाँ हम नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। आपने लेबर का बताया, अच्छा पॉइंट है, ये आपका आ जाएगा। एम्प्लॉयज टर्नओवर कि एम्प्लॉयज कितने ऐसे हैं जो हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है उसका वो भी चेक करेंगे। प्लस जैसे आपने लेबर का बताया कि प्लस माइनस लेबर हो रहे हैं, कहाँ एक्स्ट्रा है कहाँ कम है, उसको मैनेज करना, एम्प्लॉयज को मैनेज करना, कितने कहाँ रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या होगा, एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म ज्यादा हो रही, कम हो रही, क्यों एब्सेंटिज्म हो रही है, उसके रीजन क्या क्या है। ये सारे आपके नंबर्स में कैलकुलेट हो रहे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये। टर्नओवर कितना वो भी नंबर्स में कैलकुलेट होगा। ये प्लस है, माइनस वर्कर्स है, एक्स्ट्रा है, कम है, वो भी नंबर्स में चेक करेंगे। ये एब्सेंटिज्म कितनी हो रही वो भी नंबर्स में चेक होता है। नेक्स्ट आपका मार्केट रैंकिंग, कंपनी की मार्केट रैंकिंग कितनी है, शेयर कितने ग्रोन अप कर रहे हैं। रेट ऑफ एडवर्टाइजिंग रिकॉल, एडवर्टाइजिंग वैल्यू कितनी है कंपनी की। टोटल साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना टाइम लग रहा है। इन्वेंट्री यूनिट्स यूज्ड पर पीरियड, एक पर टाइम पीरियड में जो अपने रेंज बनाई हुई टाइम पीरियड की उसमें कितनी इन्वेंट्री यूज हो जा रही है पर डे या पर 3 आवर्स 4 आवर्स ऑफ वर्किंग में। नेक्स्ट सर्विस कॉल रेट, सर्विस कॉल रेट कितनी है चल रही है एम्प्लॉयज की। नंबर ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर्ड पर पीरियड्स, कितने पेटेंट्स कंपनी रजिस्टर्ड करा रही है। ये सारे पॉइंट किस में आ जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट। ये कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट हम ऐड नहीं करेंगे जिसमें फंड या अकाउंट का या फाइनेंशियल कॉस्ट का यूज नहीं हो रहा हो। इसमें सब में नंबर में वैल्यू चेक करनी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही, बट इसमें कोई फंड का यूज नहीं हो रहा है, किसी अमाउंट का यूज नहीं हो रहा है। फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें क्या क्या चेक करेंगे, एम्प्लॉयज टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, मार्केट रैंकिंग, अगर आपको नोट करना कर सकते हैं। एम्प्लॉयज टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, मार्केट रैंकिंग, रेट ऑफ एडवर्टाइजिंग रिकॉल, टोटल साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री यूनिट्स यूज्ड पर पीरियड, सर्विस कॉल रेट, नंबर ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर्ड पर पीरियड्स। क्लियर है सभी को इतना। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। चलिए ठीक है, मान लेती हूँ कि आप लोग को आ गया है। अगर प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। लास्ट आपका आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जनरली कोई बताएगा तो नहीं, अदरवाइज स्टार्ट करो फिर, किसी को आता होगा कुछ। मैम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बेस्ड हो सकती है। और क्या होगा, देखिए सारे पार्ट्स आपके किसके अंदर हैं, इंटरनल एनालिसिस के पार्ट है, इंटरनल एनालिसिस के। इंटरनल एनालिसिस चल रही है भी आप लोग की। इसमें फर्स्ट हो गया था वीआरआईओ फ्रेमवर्क, सेकंड इज वैल्यूएशन एनालिसिस, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आपका फोर्थ पार्ट आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या होगा बताइए फिर से, क्वालिटेटिव में क्या क्या हो सकता है। मैम ये भी हो सकता है कि हम किस टाइप के वर्कर्स, मतलब वर्कर्स की भी क्वालिटी चेक करके। देखिए इसमें बहुत ही बेसिक सा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कैसे इंप्रूव करना है। ये सिर्फ इतना हम चेक करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के केस में, और कुछ चेक नहीं करना हमें। क्या चेक करना है कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, सुटेबल टू वर्किंग है या नहीं है, एम्प्लॉयज के लिए सुटेबल है या नहीं है, इतना चेक करेंगे इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर हो गया सभी को इतना। क्लियर है बेटा पॉइंट सभी को। क्या चेक करना, वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, कैसे इंप्रूव करना है वर्किंग एनवायरनमेंट, कुछ सिनेरियो कैसे चेंज करना है, जो एनवायरनमेंट है उसे, या अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करना है, ये सारे पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया सबको इतना। नेक्स्ट पार्ट इज कंपैरेटिव एनालिसिस।
इसके आपके 3 पार्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस, इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड बेंचमार्किंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल एनालिसिस, सेकंड इज इंडस्ट्री नॉर्म्स, थर्ड वन इज बेंचमार्किंग। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अदरवाइज आज वाइंड अप करते हैं क्लास। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नहीं है तो एक बार अटेंडेंस लेते हैं, क्लास वाइंड अप करें। नो मैम। ठीक है, नो तब मैम। प्रॉब्लम हो तो अभिषेक सिंह, प्रेजेंट मैम। अजय कुमार, अजय कुमार आप पहले भी शायद प्रेजेंट नहीं थे। अमन कुमार, अंबानी, अनुज, प्रेजेंट मैम। अन्वेषा, प्रेजेंट मैम। अर्निका, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशु राज, प्रेजेंट मैम। यादव, प्रेजेंट मैम। हर्ष, यस मैम। कल्पना, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। आशीष, खुशी, प्रेजेंट नितिन, मैम। प्रेजेंट मैम। कुणाल, प्रेजेंट मैम। मनप्रीत, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नबील, प्रेजेंट मैम। नंदिनी, नीलेश, प्रेजेंट मैम। प्रशांत, प्रेजेंट मैम। प्रिया, पूजा, पुष्पेंद्र, यस मैम। राशि, रितिका, Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। सहज, प्रेजेंट मैम। सान्या, यस मैम। शिवांगी, शिवांगी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। शिखा, शिखा, शिखा भी प्रेजेंट? बेटा वॉइस आपकी नहीं आ रही है। शिवानी, मैम शिवानी। शिवानी सिंह, प्रेजेंट मैम। शिवानी श्रीवास्तव, प्रेजेंट मैम। शिवानी वर्मा, प्रेजेंट मैम। श्रेया अग्निहोत्री, प्रेजेंट मैम। श्याम जी दुबे, यस मैम। स्वाति मिश्रा, प्रेजेंट मैम। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। वर्तिका, प्रेजेंट मैम। यशी, प्रेजेंट मैम। सुनी। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अदरवाइज आज क्लास वाइंड अप करती हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी मैम। बताइए। मैम कोई बुक आप रिकमेंड करेंगी? बुक में सिलेबस एक बार चेक करके अभी बताती हूँ, 2 मिनट रुकिए। अच्छा सिलेबस अभी ओपन करती हूँ आपका। यस मैम। अदरवाइज बुक की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नोट्स दे दूंगी, आपको लेना ले सकते हैं बुक्स, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है बुक का। एक बार मैं सिलेबस देखूँ आप लोग का, बिजनेस पॉलिसी का। काज़मी ले सकते हैं, फर्स्ट वन इज बिजनेस पॉलिसी, अजहर काज़मी, इट इज ओके बुक, ओके ओके। एंड इंसॉफ की बुक भी आप ले सकते हैं, थर्ड बुक मेंशन है, रेफरेंस बुक इंसॉफ की, आइगर एम इंसॉफ, ये भी बेटर बुक है। बाकी बुक्स में इतना आइडिया नहीं है जो मेंशन है इसमें। ओके मैम। काज़मी इंसॉफ की ले सकते हैं, दोनों बुक्स ठीक है। बाकी मैं नोट्स दे दूँ, बहुत ही कम सिलेबस, 4 यूनिट सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है आप लोगों का। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नोट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। थोड़ा टाइम भले लग जाए पर आपके बिफोर एग्जामिनेशन शेयर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।